अच्छा, मैं आपको एक एक करके ना पहले ज्योतिष के ना बेसिक चीजें बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो पंडित होता है ना, जो आपके पास लोग अपनी पतरी दिखाने जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी महा बेवकूफ़ी करते हैं। क्योंकि जो पंडित होता है ना, पंडित को कुंडली के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। ठीक है, वो ज्योतिषी नहीं होता, वो कर्म कांड होता है। आधी अधूरी कुंडली पड़ेगा और उसके बाद जो है कुछ प्रोडिक्शन कर देगा और उसके बाद लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है। तो अपनी कुंडली किसी पंडित को मत दिखाना, ठीक है, कभी भी। ठीक है, चाहे वो शादी के टाइम की कुंड मिलान हो, चाहे ये हमारी फैमिली का पुराना पंडित हो, जो मर्जी आपके पुरखे ज्ञान दे, पंडित ज्योतिषी नहीं होता। ये आप बात गांठ बांध लीजिए बात। ज्योतिष एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे हाईली पीएचडी लोग भी लगे हुए हैं। तो इसको कंसल्ट ज्योतिषी से ही करना चाहिए, ना कि पंडित से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको कुंडली के कुछ बेसिक समझने की जरूरत है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये पूरी गेम क्या है। ठीक है, तो मैं ये आपके बेटे की कुंडली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 12 भाव होते हैं। ठीक है, तो जहां एक नंबर लिखा, ये एक नंबर राशि, दो नंबर राशि, तीन नंबर राशियां लिखी हुई है, तो ऐसे ये 12 खाने होते हैं। तो आकाश को 12 भागों में डिवाइड किया जाता है और हर भाग में आपकी कुछ ना कुछ चीजें छुपी है। कोई हमारा कर्म भाव है, कोई हमारा रोग भाव है, कोई हमारा शत्रु भाव है। तो आकाश के उस हिस्से में वो एनर्जीज छुपी होती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। तो आकाश का जो हिस्सा नहीं बदलता, बदलती सिर्फ राशि है। ठीक है, राशि और ग्रह। ठीक है, तो राशियां घूमती हैं और ग्रह घूमते हैं उन भावों में, गोचर करते हैं, वो घूमते हैं। ठीक है, और आपको इफेक्ट देते हैं। ठीक है, जो राशि होती है ना, राशि का इंग्लिश मीनिंग हो गया क्वांटिटी। आप कहते हो ना, ये दाल मेरे को इस राशि में दे दो, मतलब कितनी राशि है, राशि मतलब क्वांटिटी। तो उस भाव पे जो राशि चढ़ी, तो आपको उस स्पेस का क्या हिस्सा मिलेगा और आपको क्या एनवायरनमेंट मिलेगा जिसके थ्रू वो रिजल्ट डिलीवर होगा। ठीक है, तो अब जैसे एक अगर मंगल की राशि लें, तो मंगल की राशि में एनवायरनमेंट होता है पुलिस का, डिफेंस का, क्षत्रिय का, वॉरियर का। ठीक है, मंगल की राशि उसको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ऐसे ही जो कर्क राशि है वो चंद्रमा की राशि है, तो वो मदरलैंड, ठीक है, खेती, ठीक है, पानी, इन सब चीजों को दर्शाती है। अब ग्रह जो है वो राशि में आके बैठते हैं और भाव में आके बैठते हैं। ग्रह राशि में होता है, राशि भाव में होती है, तो तीन चीजों से रिजल्ट बाहर आता है। ठीक है, तो तो अगर जो माता पिता का जो भाव है, या जो उस माता पिता के भाव जो है कुंडली का, उसमें कर्क राशि आगे चढ़ी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्क राशि अच्छी जगह पे आके बैठी हुई है। और उसमें अगर चंद्रमा आगे बैठ गया, तो चंद्रमा कर्क राशि में और माता पिता के भाव में, मतलब बच्चा अपनी इमोशंस को लेके माता पिता के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे इसको पढ़ा जाता है। दूसरी बात ये कि ये जो आप कुंडली बनती है बच्चे की, वो लगन की कुंडली होती है। ठीक है, लगन कुंडली मतलब मेरे साथ फिजिकली क्या होगा। फिजिकल मीन्स कि मैं आपको देख रहा हूं, मेरे आसपास बिल्डिंग है, ये फिजिक्स है आज चारों तरफ, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ में जो है एक कुंडली के, एक बंदे के कोई 108 चार्ट बनते हैं। अब 108 चार्ट को पढ़ने के बाद जो है एक बंदे की कुंडली का प्रॉपर जूस बाहर आता है। लेकिन टाइम के साथ में ये 108 चार्ट्स की जो नॉलेज थी वो डिस्ट्रॉय होगी, कुछ ही बची हुई है जिसको लेके हम प्रोडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो लगन कुंडली और नवांश कुंडली। नवांश कुंडली ये कहती है कि जो क्या बोया था तुमने पिछले जन्म में और क्या उसका फल मिलेगा आपको। ठीक है, कुंडली के साथ नवांश पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुंडली में जो ग्रह यहाँ बैठा है, तो वो नवांश कुंडली में कहाँ बैठा है वो देखना जरूरी है, क्योंकि फ्रूट वो देगा। ठीक है, तो ये दो कुंडलियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि पंचांग। तो क्या होता है जब हम जो है कुंडली को ना बहुत लेवल पे पढ़ते हैं। पहला लेवल तो हो गया कि ग्रह, राशि, एक्सेट्रा। दूसरा, हर ग्रह, हर राशि का तत्व है। अब तत्व क्या? पंच तत्व, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। तो हर राशि किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और हर ग्रह किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य मंगल अग्नि तत्व है। ठीक है, गुरु आकाश तत्व है। ठीक है, चंद्रमा और चंद्रमा और शुक्र जो है वो जल तत्व है, और शनि और राहु वायु तत्व है। केतु भी अग्नि तत्व है। ठीक है, तो अगर मेरे ज्यादा प्लेनेट
अग्नि राशि में होंगे, ठीक है, तो मेरे में एनर्जी रहेगी और प्लस मेरे को नॉलेज अच्छी मिलेगी, लेकिन मेरे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, क्योंकि अग्नि जो है वो रिलेशनशिप नहीं बनाती है, ठीक है, वो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। ऋग्वेद का पहला श्लोक अग्नि को समर्पित है, ठीक है, तो अग्नि से बड़ी चीज कोई नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी काम करते हैं या मेहनत करते हैं तो आपको जलन महसूस होती है, और उससे वो अग्नि की वजह से ही आप करते हैं। तो ऐसे करके हर तत्व का अपना इंपॉर्टेंस है। अग्नि जो है वो सात्विक होती है, ठीक है। ऐसे हमारी तीन, अब मैंने आपको पहले मिक्स किया तत्व, उसके बाद मैं मिक्स कर रहा हूं गुण। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण होते हैं, ठीक है। तो ये आदमी की जो बॉडी जो बनती है और जिसमें आत्मा आके रहती है, ये इन तीनों का मिश्रण होता है कि आत्मा आत्मा को क्या एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया है। अगर ज्यादा राशि का, अगर ज्यादा प्लेनेट सतगुण राशि में होंगे तो बंदा बहुत धार्मिक और बहुत ड्यूटीफुल होगा। और अगर ज्यादा प्लेनेट तमोगुण राशि में होंगे तो वो उसको ग्रीड, अटैकिंग, ये सब गंदी बातें वो करेगा, ठीक है। तो इन सबको देख के ही मिश्रण निकाला जाता है, ठीक है। अब पंचांग की मैं बात करता हूं, तो पंचांग में क्या होता है कि 5 एलिमेंट होते हैं। कौन सी तिथि को उसमें जन्म हुआ, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, कौन से दिन उसको जन्म हुआ, दिन का मतलब वार होता है, कौन से योग में वो पैदा हुआ, योग चंद्रमा और सूर्य की डिग्री, कितने डिग्री पे चंद्रमा और सूर्य है, उन सब में एक योग बनता है, ठीक है। और उसके बाद कौन से कर्ण में जन्म हुआ, कर्ण जो है समय का छोटा हिस्सा है, तो कौन से कर्ण में उसका जन्म हुआ। कर्ण का मतलब कारण होता है कि क्यों ये धरती पे आया, क्या करने के आया है ये, ठीक है। तो पंचांग की जो पावर होती है वो 200 गुना कुंडली से ज्यादा होती है, ठीक है, पंचांग की। क्योंकि पंचांग में क्या होता है कि कौन से तत्वों ने आपको कैसे बनाया और किस दिन आप माँ के पेट में से बाहर आए, वो पंचांग बताता है, ठीक है। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये एक भी पंडित आपको नहीं बताएगा, मेरी गारंटी है। आप अपने अगले पिछले सारे पंडितों को चेक कर लेना, उनको कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। तो हम इस सब्जेक्ट को एक बहुत ही एजुकेटेड तरीके से इसको देख के, इसमें रिसर्चर्स हैं हम, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके आप उसको बताता हूँ कि तिथि का क्या रेलेवेंट है। तो तिथि जो होती है, तो प्रतिपदा, द्वितीया, रामनवमी, अष्टमी, ये सब। तो लोग तो बहुत खुश होते हैं, हमारा बेटा रामनवमी को पैदा हुआ, भगवान राम पैदा हुए थे। उनको ये नहीं पता ये बहुत खराब तिथि है। जो भी रामनवमी को पैदा होगा नवमी तिथि को, उसके रिलेशनशिप नहीं चलेंगे, ठीक है। या कोई कभी घर वाले बहुत खुश हो जाती है, मेरा बेटा कृष्ण जी का बता रहा है जन्माष्टमी वाले पैदा हुआ था, सबसे खराब तिथि है जन्माष्टमी, अष्टमी तिथि, ठीक है। भगवान कृष्ण का जन्म जब जन्माष्टमी का हुआ, अष्टमी तिथि का हुआ, सारी उम्र लड़ते रहे वो, कभी इस राक्षस से कभी उस राक्षस से, ठीक है। तो ये सब जो है, तो तिथि से ये पता लगता है कि तिथि का जो बेसिक जो नेचर होता है तिथि का, वो होता है जल तत्व। अगर मैं एक ऐसी तिथि में पैदा हुआ हूं, ठीक है, जो कि अग्नि तिथि है, जैसे प्रतिपदा तिथि अग्नि तिथि है, नवमी तिथि अग्नि तिथि है, बिकॉज सूर्य इस तिथि को रूल करता है। तो अगर मेरा जन्म प्रतिपदा या नवमी का हुआ है, तो क्योंकि तिथि का बेसिक एलिमेंट जल होता है, लेकिन मैं पैदा आग वाली तत्व में हुआ हूं, तो मेरे रिलेशनशिप में हमेशा आग ही लगेगी, मतलब हीट आएगी, मेरे रिलेशनशिप नहीं चलेंगे, ठीक है। ऐसी अगर मैं देखूं कि मेरी षष्ठी तिथि जो होती है, वो सपोज करो षष्ठी तिथि को जन्म हुआ, षष्ठी वायु तिथि है, ठीक है। अब मैं, अगर मेरा जन्म ऐसी तिथि को हुआ षष्ठी को जिसका एलिमेंट वायु है, ठीक है, तो मेरे रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वायु किसी भी चीज को स्टेबल नहीं रहने देती। तो ऐसे तिथि को पढ़ा जाता है। अब इस बच्चे का जो जन्म है, पक्ष हुआ है शुक्ल पक्ष, मतलब चढ़ते चंद्रमा में पैदा हुआ, ठीक है, और उसके चढ़ते चंद्रमा शुक्ल पक्ष और गिरता चंद्रमा कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की अमावस्या को इसका जन्म हुआ है, तिथि इस अमावस्या थी। अमावस्या वाले दिन क्या होता है कि पूरा का पूरा चंद्रमा जल चुका होता है, क्योंकि सूर्य जब चंद्रमा के साथ मिलता है, ठीक है, तो पूरा का पूरा चंद्रमा जो है वो जल जाता है, ठीक है, उसमें पावर खत्म हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद वो प्रतिपदा को बाहर निकलता है, द्वितीय तृतीय करते करते वो 15वीं तारीख को आके बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाता है, तो उसको पूरा बल मिलता है, तो पूर्णिमा होती है। लेकिन इसके केस में रिवर्स हुआ है, अमावस्या का बर्थ है। और अमावस्या तिथि का जो स्वामी है वो है राहु, ठीक है।
तो पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि आपने किसी अच्छे इंटेलिजेंट पंडित को डिस्कस किया या नहीं किया। इसकी जन्म होते ही पूजा होनी चाहिए थी। घर पे कॉर्नर में कलश कलश रखा जाता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में, और उस कलश से पिता और माता दोनों के ऊपर पानी डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खराब तिथि है, अमावस्या, ठीक है। अमावस्या तिथि का मतलब उस दिन चंद्रमा में कोई लाइट नहीं होती अमावस्या वाले दिन। तो ये आप अगर किसी अच्छे पंडित को जो कर्म कांडी है उससे करके अमावस्या वाली तिथि को ही आप इसका पूजन करवाएंगे राहु का, ठीक है, और वो पानी से आप नहाएंगे। वैसे तो ये जन्म होते ही होना चाहिए था, बट इसके बारे में आप अपने लोकल पंडित से जब में पूछ लीजिए कि मुझे अमावस्या की तिथि, क्योंकि तिथि अमावस्या का बर्थ है, तो उसके लिए मुझे पूजा करवानी है। और अगर इस तरह की पूजा रेगुलर की जाए, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो तिथि जिसमें ये पैदा हुआ है वो नेगेटिव है, तो इसके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राहु जो इस तिथि का स्वामी है, ठीक है, राहु है, तो ये बच्चा 200% अपने कुल से बाहर रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है। तो क्योंकि राहु को शास्त्रों के अंदर फॉरनर माना गया, जो मेरे कुल से नहीं है, जो मेरी ब्लड लेने से नहीं है, क्षत्रिय कुल से नहीं है, या या किसी एक पर्टिकुलर कुल से नहीं है, ब्राह्मण कुल से नहीं है, जो मेरे माता पिता का कुल आ रहा है, कुल होता है, कुल पता होता है जहां से ब्लड ली जाती है, ठीक है। तो वो अमावस्या वाले दिन राहु की तिथि में जन्म हुआ है, तो मेरे रिलेशनशिप राहु से ड्रिवन हो गए। शायद फॉरेनर्स के साथ रिलेशनशिप होगा मेरा। अब फॉरेनर कौन है मेरे लिए? सरदार, मुसलमान, क्रिश्चियन, ठीक है, जो मेरे कुल से नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई भी फॉरेन का बंदा वो जो मेरे कुल से नहीं है, तो रिलेशनशिप मेरे ऐसे लोगों से डेवलप होंगे, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये राहु कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि ये मेरे तिथि का लॉर्ड है, तिथि का स्वामी है। अगर ये लगन कुंडली में अच्छी जगह पे बैठा हुआ है तो मेरे रिलेशनशिप फिर भी थोड़े बहुत टिक जाएंगे। होंगे मेरे रिलेशनशिप जो है फॉरेनर के साथ ही, या सरदार के साथ, या मुसलमान के साथ, या उसके साथ, या ईसाई के साथ, लेकिन वो रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा वो कुंडली बताती है। और राहु 8वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो 8वां भाव रिलेशनशिप के लिए बहुत खराब होता है और छुपा हुआ भाव होता है, तो इसके रिलेशनशिप हिडन होंगे 200%, ठीक है, और वो रिलेशनशिप इसके लिए दिक्कत करेंगे। तो आपको इसको रिलेशनशिप में बहुत गाइड करना पड़ेगा कि इधर उधर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं करना, ठीक है। जैसे ही करोगे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। किसी फॉरेनर, मुसलमान, हिंदू और तो ईसाई, ऐसे लोगों के साथ अगर आपने रिलेशनशिप रखा तो 200% जो आपको है ना उसका उसका जो है इफेक्ट आना शुरू हो जाए, खराब इफेक्ट होगा, क्योंकि राहु 8वें भाव में है, ठीक है। अब जैसे प्रियंका चोपड़ा का भी राहु जो है तिथि, राहु वाली तिथि को पैदा हुई है, किससे शादी हुई उसकी? फॉरेनर के साथ, लेकिन उसका राहु बहुत बढ़िया जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, और इतना भयंकर फल देगा उसको, इतना अच्छा फल देगा कि पैसे में माला माल हो जाएगी वो, ठीक है। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो हम सारी उन एक्ट्रेसेस के चार्ट निकालते हैं कि जिन्होंने फॉरेनर से शादी की। प्रीति जिंटा, ठीक है, उसने फॉरेनर से शादी की। कबीर बेदी फॉरेनर से शादी की, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को रिसर्च करके अपना सूत्र बनाते हैं कि भैया ये ग्रह यहाँ बैठा हुआ है ना, तो ये करके देगा, और 10 में से 9 में हमें एक्यूरेसी मिल जाती है, ठीक है। तो हमने तिथि के बारे में बात कर ली, तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसका नक्षत्र, तो पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है इसका। नक्षत्र जो है ना वो मेरे माइंड को कंट्रोल करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जन्म नक्षत्र। पहली बात तो यह है कि अपने बच्चे का जन्म नक्षत्र आपको किसी ने नहीं बताना। किसी ने अगर उल्टी सीधी हरकत करनी हो इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो जन्म नक्षत्र को लेके क्रिया की जाती है। तो नक्षत्र को बिल्कुल नहीं बताना है किसी भी उसको, थर्ड पार्टी को। तो पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। भगवान श्री राम का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था। तो एज फार एज जो है इसकी मेंटल मेकअप की बात है, पुष्य नक्षत्र को आप इंटरनेट पे खूब पढ़ लीजिए कि पुष्य नक्षत्र जो है उसके बारे में क्या है। मैं भी देख के कोई 2-4 वीडियो भेज दूंगा आपको, तो आपको इसकी मानसिकता पता लग जाएगी। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का मतलब होता है कि चंद्र, वैसे ग्रह का नाम चंद्र है, ठीक है, और चंद्रमा माँ को दर्शाता है, ठीक है। और नक्षत्र जो है चंद्रमा 27 नक्षत्रों में घूमता है, और हर नक्षत्र में जो है अपना इफेक्ट, वैसा इफेक्ट देता है। तो 27 वाइफ्स हैं ये चंद्रमा की, ठीक है, जो 27 नक्षत्र है।
तो उसमें से सबसे प्रिय नक्षत्र जो है वो रोहिणी नक्षत्र है। तो कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो जिन बच्चों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है वो अपनी बीवी या अपने पति को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र की ये हिसाब किताब है। तीसरा है हिंदू दिन। दिन बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिन को कहते हैं वार। ठीक है, वार का मतलब अग्नि। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि तिथि का बेसिक एलिमेंट जल होता है, ऐसे ही नक्षत्र का मेन एलिमेंट वायु होता है। बॉडी में जो सांस दी जाती है वो वायु देती है। अगर नक्षत्र का स्वामी खराब जगह पे बैठा है तो हेल्थ खराब रहेगी। नक्षत्र का स्वामी अगर अच्छी जगह पे बैठा है कुंडली में तो हेल्थ ठीक रहेगी। ठीक है, तो अब तीसरी चीज आ गई दिन, वार। वार का जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है अग्नि। ठीक है, तिथि का हो गया जल, नक्षत्र का हो गया वायु, वार का हो गया अग्नि। ये जो अग्नि एलिमेंट है, ठीक है, अगर ये इसका स्वामी, इस दिन का स्वामी, शनिवार का स्वामी कौन है? शनि। अगर शनि अग्नि राशि में है, ठीक है, अग्नि राशि कौन सी होगी? सूर्य और मंगल की राशि अग्नि राशि होती है। ठीक है, मेष राशि, ठीक है, और सिंह राशि, ठीक है, अग्नि राशि होगी। और तीसरा गुरु की जो राशि है धनु राशि, ये अग्नि राशि है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये तीन राशि अग्नि राशि है। और अगर शनि इसमें बैठता है तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, एनर्जी अवेलेबल रहेगी, क्योंकि अग्नि से ही एनर्जी आती है। लेकिन अगर ये वार का स्वामी जाके बैठ गया जल राशि में, जो कि अग्नि का उल्टा है, तो हेल्थ खराब रहेगी। ठीक है, बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। तो इसलिए इसका जन्म हुआ है शनिवार को, तो शनिवार तो शनि का नक्षत्र है, शनि है, शनि वायु तत्व है। ठीक है, और क्योंकि वायु तत्व है और दिन का जो वार का जो बेसिक एलिमेंट अग्नि है, तो दोनों एलिमेंट में क्लैश नहीं है। लेकिन होगा क्या कि इसको जो एनर्जी मिलेगी वो वायु से मिलेगी। ठीक है, वारा इज एनर्जी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्राणायाम करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे मेरी हेल्थ ठीक रहेगी। ठीक है, तो अब हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन फिर मैं देखता हूं कि इस वार का स्वामी बैठा कहाँ है। इसका वार का स्वामी बैठा है जाके छठे भाव में। ठीक है, छठा भाव रोग भाव होता है, तो इसको वायरल इन्फेक्शन जल्दी कैच करेंगे। वायु से एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन शनि बैठ गया रोग भाव में, तो वायु ही रोग देगी इसको। ठीक है, तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ डस्ट वाले इन्वायरमेंट में नहीं जाना, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में नहीं जाना। भिवानी और दिल्ली में बराबर पॉल्यूशन है, वहाँ मत रखना इसको। ठीक है, तो इसको शुद्ध हवा में रखना है ताकि इसकी सेहत ठीक रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हिसाब किताब जो है, जो मैंने जैसे आपको बताया देववार का। ठीक है, तो सिद्धि योग और नाग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये योग क्या करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पंचांग की रीडिंग है। तो पंचांग की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुंडली से भी ज़्यादा इफेक्ट देती है। तो ये जो मैंने आपको फाउंडेशन समझाई है इसकी, ये फाउंडेशन इसके साथ ज़िंदगी में हमेशा चलेगी। ठीक है, तो बाकी जो है फिर वैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आपको और बाकी भी भेजता रहूँगा।